ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर तो आप पूछ लें। जी बेहज़ाद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम स्पेक्ट्रल विड्थ और बैंड विड्थ में क्या डिफरेंस है? सॉरी, स्पेक्ट्रल विड्थ और बैंड विड्थ में? स्पेक्ट यस स्पेक्ट्रल मैम। विड्थ का कहाँ पे आपने पढ़ा है टर्म? मैम हमने इसे डुअल सैम्पलिंग वाले टॉपिक में पढ़ा है। ये जो 8.4 सेक्शन है ना, इसी में लिखा हुआ था। स्पेक्ट्रल विड्थ वैसे तो आई थिंक बैंड विड्थ के बराबर ही होती है, बट लेट मी चेक के ये नॉर्मली स्पीकिंग टर्म जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बैंड विड्थ, बट लेट मी सी। ओके, मतलब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे कहाँ पे आप बात कर रही हैं। 8.4 सेक्शन ऑब्वियसली मैं अभी पूरा तो खोल के नहीं देख सकती, बट स्पेक्ट्रल विड्थ मैम मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँ जहाँ पर लिखा हुआ है? भेज दें, बट आई थिंक इसका मतलब बैंडविड्थ ही होगा इन दैट केस एज वेल, क्योंकि स्पेक्ट्रल मीन्स कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं और विड्थ मीन्स कि हम उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं। बट यू कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट और मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, देयर आर नो अदर क्वेश्चन। जी उसामा। मैम एक ना ये हमने टर्म लिखी थी बैंड लिमिटेड और बैंड विथ लिमिटेड, इन दोनों के दरमियान कोई फर्क है? नहीं, सेम बात है। बैंड लिमिटेड का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो बैंड है वो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में एग्जिस्ट करे, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए जो है वो वैल्यू ज़ीरो है। और बैंडविड्थ अगर लिमिटेड है उसका भी यही मतलब है कि बैंडविड्थ जो है तो वो अनलिमिटेड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में एग्जिस्ट करी है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस तो फिर हम लेट्स जस्ट मूव ऑन टू बात हम कर लेते हैं डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की। अच्छा, ये चीज़ वैसे हम अभी डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि डीएफटी और डीटीएफटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आमतौर पे हम जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है उसको एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम जो नॉर्मल फॉरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हम एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कंटिन्यूस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, यानी कि सीटीएफटी कहते हैं। देन वी हैव डीटीएफटी विच इज डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, वी हैव डीएफटी विच इज डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, और वी हैव एफएफटी विच इज फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म। सबके अंदर हम कर यही रहे होते हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। डीएफटी का हमने पर्पस पढ़ा था कि डीएफटी हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वी नीड सम मेथड ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ऑफ एफटी। जहाँ पे भी हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की बात कर रहे होते हैं दैट मीन्स कि हम एक एक वैल्यू के साथ कोई प्रोसेस करके हम निकालना चाह रहे हैं अपना रिजल्ट। तो दैट मीन्स कि अगर हम इनपुट की मल्टीपल वैल्यूज ले रहे हैं और हमें आउटपुट की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं, सो दैट इज द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन वाला पार्ट इसके अंदर, कि रादर देन यूजिंग सिग्नल्स का एक्सप्रेशन या सिग्नल की जो
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी जगह पे हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हुए उसके आउटपुट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यू विल probably study multiple methods of numerical computation, different चीज़ों के equations से related और इस तरह के in numerical methods या numerical analysis का कोई कोर्स होगा आपके पास। ओके ये जो आपने मुझे भेजा है तो इसमें बहुत क्लियरली उसके आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट द बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रल विड्थ यहाँ पे इन्होंने इसको लिखा हुआ है कि यू हैव फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, टॉपिक थोड़ा सा हम अपने पिछले वाले पे जा रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हमारे पास अगर एक सिग्नल होता है, वी हैव दिस सिग्नल इन टाइम डोमेन, और इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका लेते हैं तो लेट्स से कि इसका हमारे पास ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है, तो उसमें जो बैंडविड्थ होती है तो वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइड पे होती है, मतलब इतनी जो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के अंदर हमने ये कहा हुआ है कि इसकी जो बैंडविड्थ है दैट इज दिस, ठीक है। तो वो हम जीरो से लेके पॉजिटिव साइड पे जहाँ पे भी आपका सिग्नल जो है तो वो खत्म हो रहा है उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल विड्थ जो है तो दैट इज द कंप्लीट उसकी विड्थ इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। और इसमें आपको ये बात तो पता ही होगी कि या ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन होता है, तो दैट मीन्स के अगर ये जीरो से लेके ओमेगा एम तक यहाँ पे है तो ये माइनस ओमेगा एम तक यहाँ पे होगा। सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट दिस स्पेक्ट्रल विड्थ। तो वहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि दिस इज द बैंडविड्थ बी एंड दिस इज द स्पेक्ट्रल विड्थ टू बी। तो स्पेक्ट्रल विड्थ हमारे पास कहाँ पे काम आती है, जब हम अपने सिग्नल को कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम उसको कॉज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर इफ दिस इज द ओरिजिनल सिग्नल का स्पेक्ट्रम और अगर हमने उसको कॉज से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से कि दिस इज ओमेगा कॉज का जो भी है, इनपुट के लिए आई कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये पूरा जो उसका बैंड है वो पूरा उठ के यहाँ पे आ जाता है ना। तो यहाँ पे अब इसकी जो बैंडविड्थ थी दैट वाज बी, यहाँ पे जो इसकी बैंडविड्थ है दैट इज नाउ इक्वल्स टू 2b। तो जो इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ होती है वो अब इसकी बैंडविड्थ बन जाती है इफ वी शिफ्ट आवर सिग्नल टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है। मतलब किसी साइनसॉइडल से मल्टीप्लाई करने के बाद, साइनसॉइडल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इज दैट क्लियर? या नहीं? यू कैन राइट इन द चैट। Okay. Okay. तो we were talking about DFT के हम क्यों कर रहे हैं, and that is के we want to find a way to get the Fourier transform, यानी कि हमारे जो frequency domain representation है हमारे सिग्नल की in terms of numbers या number of values, बेशक वो complex हो या वो real हो जो भी हो, but individual values हो वो कोई continuous signal ना हो। So ये सारी पुरानी बातें हैं, so I'm just going to skip these, मतलब skim through these,
ये हमारा सिग्नल था, उसका स्पेक्ट्रम था, सिग्नल को हमने सैम्पल किया तो स्पेक्ट्रम हमारा पीरियोडिक हो गया, सिग्नल को जो सैम्पल्ड वर्जन था उसको हमने पीरियोडिक बना दिया तो हमारा जो स्पेक्ट्रम था वो भी सैम्पल हो गया और एक पीरियोडिक वर्जन बन गया उसका। तो अगर हमने सिग्नल, दैट मीन्स कि अगर हमने सिग्नल को सैम्पल कर लिया और फिर उसको पीरियोडिक बना दिया तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो भी एक सैम्पल्ड पीरियोडिक वर्जन ऑफ आवर स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास इसमें एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इसके अंदर एक पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं उसके, और उसका हमने प्रूफ भी देखा था। एक हमने जो बात करनी है दैट इज अबाउट एलियासिंग कि एलियासिंग जो है आपने अगर नोट किया हो तो इस फिगर के अंदर यू कैन सी क्लियरली कि हमारे पास इसमें एलियासिंग हो रही है, यहाँ पे हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है और उसकी वजह से स्पेक्ट्रम जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है। सो अगर हम इसमें अपना जो सिग्नल है उसको, ये जो हम ये जो हम जितने टाइम के लिए ले रहे हैं उसके बाद हम इसको पीरियोडिक बनाएं, इसका जो टाइम पीरियड है अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं तो जो इसका टाइम इंटरवल है उसको अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास एलियासिंग का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम सैम्पलिंग इंटरवल डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास ये वाला जो एफ है ये दूर शिफ्ट हो जाएगा, तो एलियासिंग का इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारे पास ये इफेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज फॉर दिस पर्पज़ हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारा सिग्नल जो है वो टाइम लिमिटेड हो, और हमारा सिग्नल जो है वो एट अ टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड नहीं हो सकता। तो अगर हमारा सिग्नल टाइम लिमिटेड है दैट मीन्स कि वो बैंड लिमिटेड नहीं होगा, और अगर वो बैंड लिमिटेड नहीं होगा तो हम जितना मर्जी उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को दूर करते जाएं हमारे पास कहीं ना कहीं पे जाके ओवरलैप आना ही आना है। ठीक है, तो एलियासिंग का इस केस में जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सकता है, रिमूव नहीं हो सकता। सिग्नल को हम टाइम अनलिमिटेड कर नहीं सकते, बिकॉज अगर हम सिग्नल को टाइम अनलिमिटेड कर देंगे तो फिर हमारे पास सिग्नल के अंदर ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज हमने सिग्नल को भी तो पीरियोडिक बनाना है। तो सिंस दोनों ने ही पीरियोडिक बनना है, इस वजह से मसला ये है कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे एलियासिंग का इफेक्ट आना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकली जब भी हम कंप्यूट करेंगे तो एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि अगर हमने कैलकुलेशन करनी है और हमारे पास जब हमने सैम्पलिंग किया लेट्स से, तो जब हमारा सैम्पल है वो किसी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पे आ रहा है तो हम हमेशा वहाँ पे उसकी उससे प्रीवियस और उससे नेक्स्ट वैल्यू की एवरेज वैल्यू वहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर एक्स ऑफ टी या फिर एक्स ऑफ ओमेगा कहीं पे भी हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी आ रही हो किसी सैम्पलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उस सैम्पल की जो वैल्यू है उसको हम अनडिफाइंड नहीं कर देते या हम उसको कोई जीरो या इंफिनिटी नहीं दे देते, हम उसको एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑन द टू साइड्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी दे देते हैं। ठीक है, सो इट इज अ जंप, जिस तरह हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है तो वो 0 से 1 पे जा रहा होता है ना जंप, उसमें टाइम डोमेन में जब हमने यू ऑफ टी को प्लॉट करते हैं तो 0 के ऊपर वो 0 से 1 पे जा रहा होता है, तो एट द पॉइंट 0 हमारे पास एक जंप डिसकंटिन्यूटी आ रही होती है अगर हम रैम्प नहीं लेते तो अगर हम उसको सैंपल वहाँ पे करें तो फिर हम उस पॉइंट के ऊपर उसका सैंपल जो है तो वो 0.5 वैल्यू का ले लेंगे। दीज आर द फार्मूलाज जो कि हमने डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के पढ़े थे कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी हमारा एक्चुअल सिग्नल है, एक्स ऑफ ओमेगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो उसके अगर हम सैंपल्स लेते हैं एट एन, मतलब nth सैंपल लेते हैं और आर्थ सैंपल लेते हैं रिस्पेक्टिवली दोनों का, तो फिर हमारे पास हमने नया एक वेरिएबल डिफाइन किया था, उसको हमने टाइम डोमेन में भी डिफाइन किया था और एक हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डोमेन का डिफाइन किया था, एंड देन वी सेड कि xn जो है वो xn और xr जो है तो वो आपस में DFT पेयर्स हैं। ठीक है, और उसमें हम फाइंड कैसे कर सकते हैं ये फार्मूलाज भी हमने देख लिए थे। तो xn और xr जो है तो वो DFT पेयर्स हैं, और अगर हमारे पास xn की वैल्यूज हैं यानी कि हमें x ऑफ t की सैंपल की वैल्यूज पता है, तो उसको अगर हम कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास xn आ जाता है, xn को यूज करते हुए हम xr फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास अगर इनपुट सिग्नल हो और हमारे पास उसका सैम्पलिंग इंटरवल हो तो उससे हम उसका सैम्पल्ड वर्जन फाइंड कर सकते हैं। सैम्पल्ड वर्जन फाइंड करने के बाद हम हर सैंपल को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास xn आ जाएगा, xn को यूज करते हुए हम
एक्स आर फाइंड कर सकते हैं। दोनों जो एक्स एन और एक्स आर हैं दे आर पीरियोडिक सीक्वेंसेस ऑफ पीरियड एन नॉट। ये चीज़ हमने अपनी फिगर में भी देखी थी इस वाली में कि हमारे पास ये दोनों जो हैं ये पीरियोडिक सीक्वेंसेस हैं और जो इनका पीरियड है वो एन नॉट है, यानी कि अब इसके अंदर हम टाइम के एक्सिस के वाले पीरियड की बात नहीं करें, अब हम नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें। तो इसके अंदर भी एक पीरियड के अंदर एन नॉट सैंपल्स हैं, इसके अंदर भी एक पीरियड के अंदर एन नॉट सैंपल्स हैं, सो दे आर बोथ पीरियोडिक बाय एन नॉट। और सिंस हमारे पास ये एन नॉट पीरियोडिक है, इसलिए हमें एक पीरियड की अगर वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो हम ओवरऑल सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं कि हम 0 से एन नॉट माइनस 1 तक वैल्यूज़ फाइंड करते हैं रादर देन एन नॉट बाई 2 से लेके एन नॉट बाई 2 माइनस 1 तक। मतलब जिस तरह हम टी बाई 2 से माइनस टी बाई 2 से कैपिटल टी बाई 2 तक करते होते थे, या इस तरह का कोई जो हम काम करते थे, इस केस में जनरली स्पीकिंग हम जो है वो नहीं करते, हम 0 से लेके एन नॉट माइनस 1 तक ही वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी, जो कि हमने आज के लेक्चर में इस लेक्चर में देखी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी, हम बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो डीएफटी इज लीनियर। अगर हमारे पास एक एक्स एन है, उसका डीएफटी एक्स आर है, जी एन है, उसका डीएफटी जी आर है, तो अगर हम उसको स्केल करके ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास जो उसका फुल ट्रांसफॉर्म्स हैं, डीएफटीज हैं, तो वो भी स्केल होके ऐड अप हो जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, जो हमने कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी फुल ट्रांसफॉर्म की भी पढ़ी थी। फुल ट्रांसफॉर्म की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वन वाज कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था कि अगर हम अपने इनपुट सिग्नल का कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हमारा जो फुल ट्रांसफॉर्म है वो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा हो जाता है, यानी कि अगर एक्स ऑफ टी का फुल ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी का फुल ट्रांसफॉर्म एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा हो जाता है। इसी को यूज करते हुए हम डीएफटी के बारे में ये लिख सकते हैं कि अगर हम एक्स एन का कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो उसका डीएफटी जो है तो वो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आर हो जाता है। इट्स एग्जैक्टली सेम एज दिस वन कि हमारे पास जो इसका वेरिएबल है वो ओमेगा था, इसका वेरिएबल आर है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा हो गया, यहाँ पे माइनस आर हो गया और दोनों का कॉन्जुगेट लिया गया। और फिर अगर हम इसको यूज करते हुए अपनी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देखें तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स ऑफ माइनस टी का एक्स ऑफ माइनस ओमेगा होता है। तो इस केस में एक्स ऑफ माइनस एन का जो है तो वो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन का जो है वो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ आर हो जाएगा। सो इसके ऊपर हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा दी। अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी रियल हो तो फिर कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी फॉर ट्रांसफॉर्म की हमें क्या कहती है कि एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। तो अगर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन फॉर ट्रांसफॉर्म तो फिर हमारे पास डीएफटी में क्या होता है कि रियल एक्स एन के लिए एक्स कॉन्जुगेट ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस आर। एग्जैक्टली इसी का ये डीएफटी की नोटेशन में वर्जन है। और सिंस हमारे पास एक्स आर जो है तो वो तो पीरियोडिक भी है, तो इसलिए हमारे पास उस केस में एक्स कॉन्जुगेट ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन नॉट माइनस आर आ जाता है, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हमें सिर्फ हाफ डी, अगर हमारे पास एक्स एन जो है वो रियल है तो फिर हमारे पास जितना हम डीएफटी के वैसे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने होते हैं, हम उससे हाफ अगर कर लें तो बाकी सारे जो है तो वो हम उनके कॉन्जुगेट्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट इज द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी कि फॉर अ रियल इनपुट सिग्नल हमने डीएफटी जब कैलकुलेट करनी है तो वी ओनली नीड टू कैलकुलेट हाफ द पॉइंट्स एंड द रेस्ट विल बी द कॉन्जुगेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स। Then we have time shifting property, which is circular shifting, which is also called circular shifting in periodic signal. क्योंकि आप अगर टाइम शिफ्टिंग कर रहे हो एंड सिग्नल, अगर हमारे पास सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, लेट्स से कि हमारा सिग्नल ये है एंड दिस इज t is equals to 0 एंड दिस इज t is equals to small t naught। तो अगर हम इसको टाइम में शिफ्ट करते हैं तो लेट्स से कि हम इसको राइट साइड पर, या इसको हम कैपिटल T कह लेते हैं, नॉट t naught, या टॉ कह लेते हैं, ठीक है। तो 0 से t टॉ तक ये हमारा सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज x ऑफ t। लेट्स से कि हम इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं बाय t नॉट, तो क्या होगा कि ये हमारे पास t नॉट प्लस टॉ पे आ जाएगा। तो इन दिस केस हमारे पास क्या हो रहा है, टाइम शिफ्टिंग हो रही है।
लेकिन अगर हमारा सिग्नल पीरियोडिक है, ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास सिग्नल जो है तो वो पीरियोडिक है इन टाइम, दिस इज x ऑफ t नाउ, और हम इसको लेट्स से के राइट शिफ्ट कर देते हैं। अभी इसके अंदर लेट्स से के हमारे पास दिस इज 0, अब हम इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं बाय t0, तो क्या होगा कि हमारा सिग्नल अब कुछ इस किस्म का हो जाएगा। अब पीरियोडिक है तो ये ऑब्वियसली रिपीट हो रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, और ये जो अब 0 पे वैल्यू थी वो अब हमारे पास कहाँ पे आ गई है, t0 पे आ गई है। ठीक, अब इसको अगर आप देखें तो इस केस में भी लेट्स से कि इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज कैपिटल टी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो सेम टाइम पीरियड में मतलब हमारा जो शिफ्टेड सिग्नल है उसका भी सेम टाइम पीरियड है, राइट, उसके अंदर भी अब वही वैल्यू मतलब सिमिलर किस्म की ही वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम अपने सेंटर पॉइंट को यही वाला रखें तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो ये है ना, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हमने शिफ्ट किया था शिफ्ट राइट, तो हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ से वैल्यू जो है वो सारी जीरो हो गई थी। इसी तरह अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाती हैं। इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे इससे पिछली वैल्यूज आ गई। अब ये सिग्नल तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, तो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी वही वाली वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे आ गई है, मतलब ये वाली वैल्यू राइट शिफ्ट हो गई, ये वाली वैल्यू उसकी जगह पे आ गई यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा जो सिग्नल है वो सर्कुलर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई है, इससे पिछली वाली जो वैल्यूज थी वो हमारे पास ये आ गई हैं, ये वाली सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, और जो ये वाली सारी वैल्यूज थी तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो सेम अगर हम टाइम ड्यूरेशन के अंदर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पास जो सिग्नल था उसका फर्स्ट वाला जो पोर्शन है इतना, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और जो उसका एंड वाला पोर्शन है वो मूव होके शुरू में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा सिग्नल जो है तो वो घूम के वापस आ गया है इंस्टेड ऑफ कि वो किसी साइड पे शिफ्ट हुआ हो। इस वजह से इसको हम पीरियोडिक सिग्नल्स में जो टाइम शिफ्टिंग होती है तो उसको हम सर्कुलर शिफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर शिफ्टिंग या टाइम शिफ्टिंग की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो हमें क्या कहती है कि अगर हम टाइम के अंदर उसको शिफ्ट कर देते हैं बाय के, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में e⁻⁻⁻⁻ कैपिटल ओमेगा नॉट के के साथ हमारा जो सिग्नल है वो शिफ्ट हो जाता है। एंड ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हमारे पास कैपिटल ओमेगा नॉट जो है तो वो स्मॉल ओमेगा नॉट इनटू टी के इक्वल है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म थी कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें भी यही था कि अगर हम टाइम के अंदर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो e⁻j⁻⁻ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी j⁻t0 के साथ आई थिंक मल्टीप्लाई हो जाता है, यू कैन कंफर्म दैट। तो सेम काम हमारे पास यहाँ पे भी हो रहा है। देन इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि अगर हम ये जो राइट हैंड साइड है उसका इन्वर्स DFT ले लें, इसका अगर हम इन्वर्स DFT लेते हैं तो वो उसका प्रोसेस हमारे पास ये है कि हमने समेशन लेनी है जो हमारा DFT है मल्टीप्लाइड विद e⁻j⁻r⁻0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1/n0 से उसको स्केल कर देना है, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल्स जो हैं तो उसके अंदर JR जो है तो वो कॉमन आ जाएंगे, सॉरी JR कैपिटल ओमेगा नॉट जो है वो कॉमन आ जाएंगे, और अंदर हमारे पास बच जाएगा n-k, ठीक है। एंड उसके अंदर एक छोटी सी गलती है, उसको आप अपने पास नोट कर लें काइंडली, आपकी बुक के अंदर थी कि ये जो इन्वर्स लेते हुए हम कैपिटल ओमेगा नॉट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज एक्चुअली कैपिटल ओमेगा नॉट नॉट स्मॉल ओमेगा नॉट, ये जो है तो ये
कैपिटल ओमेगा नॉट है, तो हमारे पास जे आर ओमेगा नॉट इन दोनों में से कॉमन आ जाएंगे और एन माइनस के हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी बुक के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है। And this is actually the inverse inverse DFT of x of n minus k. तो hence proved कि अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास x of n minus k आता है, यानी कि टाइम में शिफ्टिंग हो रही है। अगेन एक चीज़ इसमें ख्याल रखने की ये है कि जब हम इसमें टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो हम एक्चुअली n के एक्सेस के ऊपर शिफ्टिंग की बात करें, हम t के एक्सेस के ऊपर शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब हम DFT की बात करते हैं तो हम n और r यूज करें, हम t और ओमेगा यूज नहीं करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे आप अगर देखें तो जो क्या कहते हैं कंडीशंस वगैरह लिखी होंगी, तो जैसे यहाँ पे n के ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि वो 0 से n नॉट माइनस 1 तक है। नंबर ऑफ सैंपल्स की हम बात करें और नंबर ऑफ सैंपल्स को हम किसी तरह से खुद से टाइम के साथ वो करते हैं, रिलेट करते हैं यूजिंग द सैम्पलिंग इंटरवल, मतलब सैम्पलिंग टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड जो भी हमने यूज किया उसके साथ। Then we have the frequency shifting property, which is the dual of time shifting property, और इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम टाइम डोमेन में e पर j n ओमेगा नॉट m के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर शिफ्टिंग हो जाती है। दिस इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी तरीके से सिमिलर हैं हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ। Then we have another property which is the circular convolution property, और circular convolution हमने निकालनी कैसे है ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। बट द प्रॉपर्टी सेज कि हमारे पास अगर दो जो सिग्नल्स हैं एक्स एन और जी एन, उनकी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हो रही है इन टाइम डोमेन, तो हमारे पास उसकी जो DFT का जो पेयर्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी इन जो हमारे पास फोरियर डोमेन है उसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू हमारी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी कि एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद, अगर हम जी ऑफ टी ही लिख लें इस केस में, या एच ऑफ टी हम लिखते होते थे फॉर इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो हमारे पास क्या हो रहा होता था कि एक्स ऑफ ओमेगा इंटू जी ऑफ ओमेगा यहाँ पे हो रहा होता था। और अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ टी हो रहा होता है तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि 1/2 पाई इंटू एक्स ऑफ ओमेगा कन्वॉल्व विद जी ऑफ ओमेगा। तो ये एग्जैक्टली तो नहीं बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस है कि अगर हमारे पास इस केस में यहाँ पे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हो रही है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हो रही होगी, और साथ एक स्केलिंग फैक्टर आ रहा होगा जो कि यहाँ पे 1/2 पाई था, यहाँ पे 1/n नॉट है। ठीक है, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्या होती है, लेट्स यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी तो वो सॉर्ट ऑफ वेरी सिमिलर हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के, तो आई थिंक दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। हम अब इस चीज़ पे आ जाते हैं कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जो हमारे पास होती है इट इज आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, पीरियोडिक कॉन्वोल्यूशन क्या होती है कि अभी तक जो हमने कॉन्वोल्यूशन देखी थी दैट वाज लीनियर कॉन्वोल्यूशन, उसको हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। तो जब हमने लीनियर कॉन्वोल्यूशन की बात की थी तो उसके अंदर हमने देखा ये था कि हमारा जो सिग्नल है वो हमेशा टाइम में लिमिटेड होता था। मतलब जितने भी हमने कॉन्वोल्यूशन अभी तक की है तो उसके अंदर क्या था कि ये हमारा सिग्नल है, दिस इज आवर लेट्स से के एक्स ऑफ एन, और उसको हमने कन्वॉल्व करना है लेट्स से के एच ऑफ एन के साथ, तो हमारे पास उसका कोई रिजल्ट आ जाता था। तो इसमें हमने
जब लीनियर कॉन्वोल्यूशन की बात की थी तो उसमें हमेशा हमारा जो सिग्नल है तो वो लिमिटेड सैंपल्स होते थे, राइट? लेकिन जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल होता है उसमें तो लिमिटेड सैंपल्स नहीं होते, उसमें तो हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं एंड वो रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो जब भी हम पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो उस केस में वी कैन कंप्यूट द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को हम सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी रिपीट हो रही होती है। और इसका जो, एक सेकेंड, ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक तो लिमिटेड सैंपल्स होते हैं और इनको यूज करते हुए हम अपना कॉन्वोल्यूशन समझे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों केसेस में यूज हो सकता है। जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होती है तो उसके अंदर जिस तरह यहाँ पे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस किस्म की है ना, तो उस केस में हम सर्कल्स ड्रॉ करके तो उससे फाइंड कर सकते हैं, बट एक्चुअली उसको सर्कुलर इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम वो भी पीरियोडिक हमारे पास रिजल्ट निकलता है। तो लेट्स जस्ट take an example and find out how to find it. पहली बात तो ये कि उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो xn convolved with gn is equals to k is equals to 0 to n naught minus 1। इसके अंदर आप ये देख लें कि ये हमारे पास जो इसकी लिमिट्स हैं वो 0 से n naught minus 1 तक जा रही हैं, यानी कि जो उनका एक पीरियड है सैम्पल्स का उस तक वो जा रही हैं। जो हमारे पास दूसरी कॉन्वोल्यूशन लीनियर कॉन्वोल्यूशन होती है तो उसमें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं। x of k g of n minus k, तो ये एग्जैक्टली सेम है वहां पे हमारे पास x of n h of n minus k, सॉरी x of k h of n minus k होता था। तो हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन का अगर यहाँ पे सम लिखें तो हमारे पास x of n convolved with h of n is equals to होता था k is equals to -infinity to infinity x of k h of n minus k। तो यू कैन कंपेयर दीज टू। सिर्फ हमारे पास क्या है कि नोटेशन में डिफरेंस है कि यहाँ पे हम x ऑफ n लिखने की जगह पे हम उसको x ऑफ n इस तरह से लिख देते हैं और g ऑफ n को हम g सबस्क्रिप्ट n लिख देते हैं। तो यहाँ पे x ऑफ k g ऑफ n माइनस के, यहाँ पे x ऑफ k h ऑफ n माइनस के है। यहाँ पे लिमिट्स हैं वो 0 से n नॉट माइनस 1 तक जा रही है, यानी कि एक पीरियड तक हमने उसको सम करना है। यहाँ पे हम ओवरऑल सम करे थे बिकॉज इट वाज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स जो थे वो पीरियोडिक नहीं थे इस वजह से। ठीक है, तरीका क्या है करने का कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने दोनों की लेंथ को बराबर करना है। अगर हमारे पास इन दोनों की लेंथ ऑलरेडी बराबर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमने इन दोनों को बराबर करना है। देन वी राइट वन इन अ सर्कल एक डायरेक्शन में और दूसरा हमारे पास उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाता है। जिस तरह से हम लीनियर में क्या करते थे कि लेट्स से कि x ऑफ n जो है उसको हम इस तरह से लिख देते थे और h जो था तो उसको हम टाइम में रिवर्स करते थे। तो अगर वो 4 5 है, मतलब इफ h ऑफ n इज इक्वल्स टू 4 5 था तो हम यहाँ पे क्या करते थे कि हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखते थे, इसको स्लाइड करते थे, सम करते थे, मतलब मल्टीप्लाई करते थे, सम करते थे और हमारे पास रिजल्ट आ जाता था। आप लोगों को कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस याद है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस याद है, अगर नहीं याद तो डोंट रेज योर हैंड।
6 लोगों को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है। ओके 7। ओके प्लीज लोअर योर हैंड। वो लोग हाथ रेस करें जिनको याद नहीं है। ओके 8 लोगों को याद है, 7 लोगों को याद नहीं है, बाकी सबको क्या है? बाकी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं इस क्लासरूम के अंदर, या अटेंडेंस लगा के सारे? ओके मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ रिवाइज करवा देती हूँ। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज and then we are going to relate it to circular convolution. So let's talk first about linear convolution. ठीक है, बल्कि लेट मी जस्ट हमने कहाँ पे किया था उसको? यहाँ पे किया था हमने। तो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस था, लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। उसमें हम क्या करते थे कि ग्राफिकल वाला देखें। या लेट्स जस्ट लुक एट दिस वन। ये जो ग्राफिकल मेथड है हमारे पास क्या है? हमारे पास x ऑफ k है, h ऑफ माइनस k है, यानी कि x ऑफ n हमें गिवन था, उसमें हमने n को रिप्लेस कर दिया, k से हमारे पास x ऑफ k आ गया। h ऑफ n हमें गिवन था, उसको हमने टाइम के अंदर रिवर्स कर दिया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने उसको रिवर्स कर दिया है और उसको हमने k एक्सिस पे लिख दिया, तो हमारे पास h ऑफ माइनस k आ गया। तो वो हमारे पास उसका इन्वर्टेड वर्जन आ गया इन टाइम। फिर हमने क्या करना है कि इसके जो राइट मोस्ट वैल्यू है उसको अलाइन करना है इसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू के साथ। उससे जब ये पीछे होगा तो हमारे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कहीं पे कोई सेम पॉइंट्स के ऊपर कोई वो नहीं हो रहा। यहाँ पे 0 के ऊपर जैसे इसकी 0.5 वैल्यू है, यहाँ पे 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, यहाँ पे -2 के ऊपर 1 वैल्यू, यहाँ पे -2 पे वैल्यू 0 है। जितनी भी हमारे इंडेक्सेस हम देखें तो कोई कहीं पे भी सेम इंडेक्स के ऊपर दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती है। इसी तरह y ऑफ -1 भी 0 आ जाता है। जब हमारे पास फर्स्ट ओवरलैप होता है, यानी कि ये जब 0 पे है, ये तो फिक्स रह रहा है ना, h को हम मूव कर रहे हैं, तो h का जब राइट मोस्ट वैल्यू जो है वो इसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू के साथ अलाइन हो जाएगी, तो वो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती है जो कि यहाँ पे नजर आ रही है हमें। तो इन दिस केस क्या होगा कि 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0.5 इज 0.5, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास y ऑफ 0 सेम इंडेक्स के ऊपर जो है वो 0.5 आ जाएगा। फिर h को हम राइट शिफ्ट एक और देंगे, तो हमारे पास अब 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1 इज 1, 0 के ऊपर इसकी 0.5 है, 0.5 इंटू 1 इज 0.5, दोनों को एड अप कर देंगे तो हमारे पास y1 जो है तो वो 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको राइट शिफ्ट करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे? जब तक h ऑफ माइनस n माइनस k की लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू है वो इसकी राइट मोस्ट वैल्यू से बाहर निकल जाती है, तो तब तक हम उसको करते जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती जाएंगी। इसका जो सिंपल वाला मेथड था तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम नंबर्स लिख लेते हैं। तो लेट्स से के x ऑफ n इज इक्वल्स टू है 1 2 3 एंड h ऑफ n हमारे पास है 4 5।
ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास जीरो जो है, मतलब इंडेक्स जीरो जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो x ऑफ k हम लिख देते हैं, वो क्या है, या हमें ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने बस इसका कॉन्वोल्यूशन का सम लिखना है। तो हम x को एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3, 1 के ऊपर ये है। h को हम रिवर्स करेंगे, हमारे पास h ऑफ माइनस k आ जाएगा 5 4। ठीक है, तो हम इसको स्लाइड करना शुरू कर देंगे। इसके नीचे से फर्स्ट ओवरलैप हमारे पास आएगा इस कंडीशन में, जहाँ पे ये दोनों एरोस यानी कि जीरो इंडेक्सेस अलाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास y की भी जीरो वाली वैल्यू आएगी। सो दिस विल बी y0 इज इक्वल टू 4 1 सा 4 आ जाएगा। फिर हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 2 4, ये हमारे पास y 1 की वैल्यू आ रही है, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 1 इंटू 5 इज 5, तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। देन हम इसको एक और राइट शिफ्ट देंगे, 4 3 से हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 2 5 10, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। देन वन मोर राइट शिफ्ट, तो ये y3 हो जाएगा। अब 4 किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, 3 जो है वो 5 के साथ कर रहा है, तो 15। तो अगर हम y को लिखेंगे तो हमारे पास y ऑफ n इक्वल आ जाता है 4 13 22 15 के, जिसमें 4 जो है तो वो हमारा जीरो इंडेक्स वाला नंबर है। ठीक है, सो दिस वाज द मेथड ऑफ लीनियर कॉन्वोल्यूशन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने की थी वो ये थी कि जो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का सम आता है वो कैसे उसकी जो लेंथ होती है, तो अगर x ऑफ n की लेंथ जो है वो हमारे पास 3 है, h ऑफ n की लेंथ हमारे पास जो है वो 2 है, तो y ऑफ n की लेंथ जो है वो 3 प्लस 2 माइनस 1 के इक्वल आती है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 इज 4। सही, याद आ गया आप लोगों को? कोई सवाल, कोई मसला? जी हदीका, हदीका की आवाज नहीं आ रही है। आप चैट में क्वेश्चन पूछ लें इफ यू वांट टू, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। यस मैम। अब आ रही है, नाउ यू कैन आस्क। मैम मैं कह रही हूँ कि आपने ना 5 के ऊपर ओरिजिन क्यों लिया, मतलब ये लास्ट y ऑफ 3 में? ओह सॉरी, गलती से ले लिया, 4 के ऊपर ही होगा वो। सही है। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो दैट मीन्स के याद आ गया आप लोगों को कि हम कॉन्वोल्यूशन कैसे करते होते थे। एक सिग्नल को एज इट इज लिखना है, दूसरे को फ्लिप करना है, स्लाइड करना है, एंड मल्टीप्लिकेशन कर करके साथ साथ सम अप करते जाना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, बल्कि इसमें हमने जो एक और बात की है वो ये है कि इन दोनों की लेंथ बराबर होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी लेंथ कोई भी हो सकती है।
जो रिजल्टिंग हमारे पास सिग्नल आएगा उसकी लेंथ जो है वो इन दोनों के लेंथ की सम -1 के इक्वल होती है। सो इफ दिस इज 3 दिस इज 2 तो हमारे पास 3 + 2 - 4 के इक्वल आएगा। अगर ये हमारे पास 4 लेंथ का है, ये भी 4 लेंथ का है, तो हमारे पास 4 + 4 - 1 = 7 लेंथ का हमारा ये वाला सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करते हैं तो इन ओके, जब हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करते हैं तो इस केस में हम बात ये करें कि हमारा सिग्नल जो है तो वो पीरियोडिक है, हमारे दोनों सिग्नल्स पीरियोडिक हैं एंड उनको यूज़ करते हुए जो है तो वो हम अपने उसकी कन्वोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो इन दिस केस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोनों जो सिग्नल्स हैं तो वो सेम लेंथ के होने चाहिए, यानी कि हम एक एक पीरियड लेते हैं दोनों सिग्नल्स का। तो इफ़ वी हैव लेट्स से कि एक्स एन की अगर हम बात करें तो वो पीरियोडिक है, बट उसके जो एक पीरियड है, ठीक है, तो इसके आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तो लेट्स से कि वो हमारे पास अगर 1 2 3 4 है और जो जी एन है उसका भी हमारे पास जो 1 पीरियड है दैट इज 5 6 7 8, तो तब हम इनकी सर्कुलर कन्वोल्यूशन कर सकते हैं। अगर ये इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं तो इसमें भी 5 वैल्यूज होनी चाहिए। लेट्स से कि एक के अंदर अगर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं और एक में 4 वैल्यूज हैं, तो हम अपने एक सिग्नल जो जिसकी लेंथ कम है उसको बराबर करेंगे दूसरे सिग्नल की लेंथ के बाय इंक्लूडिंग अ 0। ठीक है, अगर इसकी 6 है तो हम यहाँ पे एक और 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास जो लेंथ है दोनों सिग्नल्स की वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम अपनी एग्जाम्पल के लिए इसको 4 लेंथ का ही रखते हैं एंड लेट्स सी कि हमने कैसे फाइंड करना है। जिस तरह हम लीनियर कन्वोल्यूशन में एक सिग्नल को एज इट इज रहने देते थे, दूसरे सिग्नल को हम रिवर्स करते थे, उसी तरह इसमें भी हम ये करते हैं कि एक सिग्नल जो है उसको बेसिकली हम एक सर्कल में लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास। एक्चुअली इस केस में इंडेक्स की बात आती नहीं है। अगर हम देखें तो हम अपने x ऑफ n जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंस दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। तो हमारे पास दैट मीन्स कि जो सिग्नल है ये एक्चुअली क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिपीटेड टिल इंफिनिटी, राइट। तो जब हम उसको इस तरह से लिखते हैं इस सर्कुलर नोटेशन में, तो हमारे पास हमारा पूरा सिग्नल रिप्रेजेंट हो जाता है कि 1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 2 पे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, तो 1 2 3 4 रिपीट होता जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल जो है तो हम उनको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना जो जी ऑफ एन है उसको लिखेंगे इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो हमारे पास जी ऑफ एन जो है तो वो हमारे पास आएगा 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली है जी ऑफ माइनस एन। ठीक है, तो हमने x ऑफ n लिख लिया और g ऑफ माइनस n लिख लिया।
when बल्कि सॉरी हमने x ऑफ k लिख लिया है और g ऑफ माइनस k लिख लिया है। जिस तरह से हम उसके अंदर भी क्या करते थे कि n वाला जो नोटेशन है तो वो हम इसमें स्लाइडिंग के लिए यूज करते थे कि व्हेन n इज इक्वल टू 0। इस केस में ये हमारे पास y ऑफ n रिजल्ट आ रहा है ना, तो हम h ऑफ माइनस k लिखते थे और x ऑफ k लिख लेते थे। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है x ऑफ k और हमने लिखा है g ऑफ माइनस k। ठीक है, एंड वी हैव रिटन इट फॉर n इज इक्वल्स टू 0। जब n इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास इसका और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उनमें ओवरलैप आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सेम काम करना है जो हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन में करते थे। जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, सारे रिजल्ट्स को आपस में सम अप कर देना है। तो हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8। कैलकुलेट करें, बताएं मुझे क्या आता है। 16, 21, 24 and 5, 66 आता है। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारा x ऑफ k वहीं का वहीं रहेगा। सो वी विल हैव 1 2 3 4। जो हमारा g ऑफ बेसिकली ये n माइनस k है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने g जो है तो उसको एक क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है। ठीक है, तो ये जो 5 था वो अब आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। ठीक है, सेम काम हमने रिपीट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद एडिशन करनी है और हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा। तो कर लेते हैं इस केस में भी। वी हैव 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5। इसकी वैल्यू निकालें। एट आती है आई गेस। वैल्यूज मैं रन टाइम पे कैलकुलेट करी तो आप लोग वेरीफाई खुद से कर लीजिएगा बाद में। देन वी आर गोइंग टू रिपीट दिस अगेन। So this is for n is equals to 2 और
ठीक है, जब हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक हमारे सिग्नल के अंदर, तो उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके बाद अगर आप देखें तो इफ़ यू अगेन रोटेट इट क्लॉकवाइज एक दफ़ा, तो हमारे पास सेम कंडीशन आ जाएगी जो कि हमारे फर्स्ट वाले वैल्यू सर्कल की थी, राइट? कि 1 अब फिर से 5 के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, 4 6 के साथ, 3 7 के साथ और 2 8 के साथ, ठीक है? सो इन दिस केस हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आया है दैट इज कि उसका 1 पीरियड जो है तो दैट इज 66 68 66 60। ये वैल्यूज आप देख लीजिएगा, आई थिंक 66 वाली किसी ने वेरीफाई की है, बट यू कैन डू द रेस्ट एज वेल। तो हमारे पास 66 68 66 and 60, this is our y of n। ठीक है, और y of n क्या है? हमारे पास सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है फॉर x एंड g। ठीक है, तो अगर हमने इसका लिखना हो तो y of n का जो 1 पीरियड है दैट इज 66 68 66 एंड 60। इसमें हमारे इसके मेथड के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक दफ़ा इसको समराइज कर देती हूँ दोबारा से कि हमारे पास 2 सिग्नल्स हैं, ठीक है जी अब्दुल हादी? मैम हम जी ऑफ एन को फिक्स कर सकते हैं जिस तरह हमने एक्स ऑफ एन को किया, जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम एक्स ऑफ एन को रिलेट कर। ठीक है मैम। ठीक है। हम फिक्स कर सकते हैं। हमने ध्यान किस चीज़, मतलब जिस तरह कॉन्वोल्यूशन हमारे पास होती है तो उसमें हम एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद एच ऑफ एन जो होता है तो वो इक्वल होता है एच ऑफ एन कन्वॉल्व विद एक्स ऑफ एन के। उस तरह से इस केस में भी सेम है कि एक्स ऑफ एन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन विद जी ऑफ एन जो है वो इक्वल होगी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ जी ऑफ एन विद एक्स ऑफ एन, मतलब दोनों केसेस में सेम बात है। ठीक है जी आके। मैम ये जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं एक्स ऑफ एन और जी ऑफ एन की, अगर ये दोनों अनइक्वल हो तो फिर भी हो सकती है सर्कुलर कन्वोल्यूशन? नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें आप? यस मैम। ओके हमने इस टॉपिक में स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि इसमें दोनों की वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो हम जीरो पैडिंग के थ्रू इक्वल कर देंगे। तो अगर हमारे पास एक की लेंथ लंबी है दूसरे की छोटी है तो दूसरे वाले में हम उतने ही जीरोस आगे ऐड कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, तो लेंथ बराबर करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप देखें ना तो हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब एक के अंदर अगर 5 होंगी एक के अंदर 4 होंगी तो एट अ टाइम तो हमारे पास एक ही ओवरलैपिंग आ रही होगी, बाकी सारे तो किसी और जगह पे पहुंचे होंगे ना। तो इन दैट केस तो ठीक है हमारे पास इस तरह से नहीं हो सकता, तो हमारे पास लेंथ बराबर होना जरूरी है, नहीं है तो करेंगे। ठीक है ठीक है। ओके तो जस्ट टू समराइज, सबसे पहला क्या, दोनों की लेंथ बराबर होना जरूरी है। दोनों की लेंथ अगर बराबर नहीं है तो कर लें। क्या करना है उसके लिए, जो छोटी लेंथ है जिसकी उसके अंदर हम आगे जीरोस ऐड कर देंगे। फिर क्या करना है कि हमने x मतलब जिसको हमने कांस्टेंट रखना है उसको हमने क्लॉकवाइज लिख लेना है, ठीक है, और जिसको हम फ्लिप कर रहे हैं तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 हमारा g ऑफ n माइनस के। फॉर n इज इक्वल टू 0 क्या होगा कि हमारे पास जो इन दोनों की फर्स्ट टर्म्स हैं वो ओवरलैप करी होंगी और बाकी कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ओवरलैप करी होंगी। जो कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, सारी टर्म्स को आपस में एड अप कर देना है। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 0 के लिए यानी कि y ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है, फिर हमने एक क्लॉकवाइज शिफ्ट देना है अपने उस वाले सिग्नल को जिसको हमने फ्लिप किया हुआ है।
ठीक है, तो वो x हो या g हो, इस केस में हमने g लिया हुआ है, तो इसको हम एक क्लॉकवाइज शिफ्ट दे देंगे। तो जो 5 था वो यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 उधर चला गया, 8 इधर आ गया, तो हमारे पास 5 6 7 8 अब इस तरह से आ गया। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, एक और वैल्यू आ गई। फिर n = 2 के लिए हमने एक और शिफ्ट देना है, सिमिलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तीसरी वैल्यू आ गई। n = 3 के लिए एक और शिफ्ट देना है, फिर हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। n = 4 के लिए हम एक और शिफ्ट देंगे, तो इस केस में क्योंकि वैल्यूज ही 4 हैं, तो इसलिए हमारे पास वो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि हमने बेसिकली हमने एक अगर पूरी रोटेशन कंप्लीट कर ली, तो हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाता है। रिजल्ट इज ऑल्सो पीरियोडिक, रिजल्ट ऑल्सो हैज द सेम लेंथ एज हमारे दोनों इनपुट सिग्नल की लेंथ। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन। इसके सिमिलैरिटी क्या क्या है? एक सिग्नल को हमने एज इट इज रखा, दूसरे को हमने फ्लिप किया। सर्कुलर में भी एक सिग्नल को हमने एज इट इज रखा, दूसरे को फ्लिप किया। इसके अंदर हम स्लाइड कर रहे हैं उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इट्स अ लीनियर कन्वोल्यूशन। इसके अंदर हम रोटेट कर रहे हैं बिकॉज इट इज सर्कुलर कन्वोल्यूशन। इस केस में लेंथ ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट माइनस 1। इस केस में लेंथ ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इनपुट। ठीक है, तो इनपुट की लेंथ, इनपुट जो हमारी दोनों है उन दोनों की लेंथ आपस में भी बराबर होगी, और हमारी जो आउटपुट है उसकी लेंथ भी उस सेम लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर सर्कुलर कन्वोल्यूशन। नाउ तो मतलब नॉर्मली स्पीकिंग हम इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं रादर देन यूजिंग दिस समेशन, लेकिन समेशन एग्जैक्टली सेम ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने k की सारी वैल्यूज के लिए निकालना है। तो इसके अंदर नाउ लेंथ ऑफ सिग्नल या मतलब जो नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन पीरियड हैं वो 4 हैं, तो दैट मीन्स कि ये 4 - 1 0 से लेके 3 तक जाएगा, और आपके पास जो है तो वो रिजल्ट आ जाएगा। n भी जो है तो वो 0 से लेके 3 तक जाएगा इन दिस केस। ठीक है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन को यूज करते हुए हम लीनियर कन्वोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये है, अब जो हमने डिफरेंसेस की बात की, तो हमने मेन जो डिफरेंस देखा है वो क्या देखा है कि हमारे पास इसमें लेंथ्स का डिफरेंस है, कि इसके अंदर हमारे पास इनपुट की लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, और आउटपुट की लेंथ जो है वो उन दोनों के सम -1 के बराबर है। इस केस में इनपुट्स की लेंथ बराबर होना जरूरी है, और आउटपुट की लेंथ भी उसके इक्वल आती है। तो अगर हमने ये वाला मेथड यूज करना हो टू फाइंड लीनियर कन्वोल्यूशन, तो हम कैसे कर सकते हैं कि बहुत आसान सा तरीका है उसका, और वो ये है कि हम अपना जो सिग्नल है, लेट्स से कि हमने अपने सेम सिग्नल की जिसकी हमने यहाँ पे लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड किया, x of n = 1 2 3, h of n = 4 5, इसकी हमने लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड करनी है, लेकिन हमने मेथड सर्कुलर कन्वोल्यूशन का यूज करना है। तो x of n = हमारे पास है 1 2 3, और h of n हमारे पास है 4 5 के। ठीक है, और हम इनकी लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, बट वी वांट टू यूज द सर्कुलर कन्वोल्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे कि हम x of n डिफाइन करेंगे, बल्कि x of k डिफाइन कर देंगे, सेम थिंग, जो कि हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन के लिए एक पीरियोडिक सिग्नल डिफाइन करते हैं। अब वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसके लिए हम पहले जो है वो y of n की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये फाइंड करेंगे कि लेंथ ऑफ आउटपुट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास होगी 3 + 2 - 1 = 4k। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हम x of n डिफाइन करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू x of n हम एक पीरियोडिक सिग्नल डिफाइन करेंगे जिसका 1 पीरियड
विल बी इक्वल्स टू हमारा जो x ऑफ n है, और उसके आगे हम उतने जीरोस डाल देंगे जितना डिफरेंस बन रहा है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में। तो इसकी लेंथ हमें, आउटपुट की लेंथ 4 चाहिए, इनपुट की लेंथ हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे। ठीक है, देन h ऑफ n जो है वो हम डिफाइन कर देंगे एक पीरियोडिक फंक्शन जिसका 1 पीरियड हमारे पास इक्वल होगा इसके। सेम काम हमने यहाँ पे करना है कि जो लेंथ हमारी आउटपुट की आनी चाहिए उतनी लेंथ के इक्वल हमने इसको बनाना है। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू follow the process of circular convolution on these two signals, और उस पे हम क्या करेंगे कि वन टू थ्री फोर, सॉरी नहीं, 1 2 3 and 0 4 5 0 0। ठीक है, so this is our x of k, this is g of n minus k for n is equals to 0। आपका क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में लेती हूँ। ठीक है, सेम काम करना है, 1 into 4 plus 0 into 5 plus 3 into 0 plus 2 into 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 1 क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हमारे पास 1 2 3 0 4 5 0 0। ठीक है, तो अगेन 1 into 5 0 into 0 3 into 0 2 into 4, तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो जब हमने एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर ली, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज 4 13 22 and 15। now this is again a periodic signal। ठीक है, एंड दिस इज yn। अब इस केस में ये yn का 1 पीरियड है, तो हम y of n जब हमने इससे निकालना होगा तो दैट इज इक्वल्स टू 1 पीरियड ऑफ y of n, so that will be equals to 4 13 22 15, और जो हमारे पास n is equals to 0 पे वैल्यू थी उस पे, यानी n is equals to 0 पे जो हमने वैल्यू निकाली थी, तो वो हमारा 0 इंडेक्स वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन को सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के मेथड से करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है आउटपुट की, इनपुट की लेंथ जो है तो उनको हम उन जो हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं उनसे हमने नए सिग्नल्स बनाने हैं विच आर पीरियोडिक सिग्नल्स, जिनका एक पीरियड जो है तो उसकी लेंथ जो है वो हमारे आउटपुट की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, और उसके लिए हम 0 पैडिंग कर रहे होंगे यहाँ पे।
उसके बाद हमने सर्कुलर कन्वोल्यूशन का मेथड फॉलो करना है फॉर दीज टू। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ पीरियोडिक सिग्नल, और उस केस में उसकी लेंथ जो है तो वो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में 4 है। जो भी हमारे आउटपुट की लेंथ होगी उसके इक्वल होगी। इसका अगर हम एक पीरियड ले लेते हैं तो दैट गिव्स अस द लीनियर कन्वोल्यूशन सम ऑफ द इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछ लें। किसने पूछना था? जी आकिब। मैम वो लेंथ ऑफ आउटपुट वो मैं नहीं सुन सका, वो कैसे निकालना है? वो हमारे पास दोनों जो इनपुट्स की लेंथ होती हैं उनका सम -1 के इक्वल होता है। ये हमने लीनियर कन्वोल्यूशन में पढ़ा था। तो अगर हमारे पास एक सिग्नल की लेंथ 3 है, दूसरे की 2 है, तो 3 + 2 - 1 के इक्वल होगा। अगर एक की 4 है, दूसरे की 3 है, तो 4 + 3 - 1 के इक्वल होगा। इन दोनों की लेंथ्स को सम करना है और उसमें से 1 को माइनस करना है, तो ये इससे हमारे पास आउटपुट की लेंथ आ जाती है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो एक लास्ट हम लोगों का सेम टॉपिक से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए हम आज ही उसको देख लेते हैं। अदरवाइज बहुत लंबा काम हो जाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने क्या किया कि हमने सर्कुलर कन्वोल्यूशन से को यूज़ करते हुए लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड कर ली। हमने क्यों की? मतलब लीनियर कन्वोल्यूशन हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो है वो हमारे पास डीएफटी की प्रॉपर्टीज में आता है, राइट? और डीएफटी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं यूजिंग एफएफटी, विच इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की यूजिंग कंप्यूटर और समथिंग लाइक दैट। कोई भी हमारा मतलब डीएसपी किट्स के ऊपर भी हम इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो लीनियर कन्वोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए we can use DFT as well। ठीक है, तो जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास उसका मेथड जो है दैट इज एफएफटी या डीएफटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की ही एक टाइप है, मतलब उसको यूज करते हुए कहने बना लिया, जिसमें हमारे पास इनपुट भी सैम्पल्ड पीरियोडिक फंक्शन होता है, आउटपुट भी एक सैम्पल्ड पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब कन्वोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो सिग्नल्स हैं उनके आगे जीरोस उसी तरह से लगा दें जिस तरह से हमने लगाने थे, यानी कि उसकी लेंथ को हम आउटपुट की लेंथ के इक्वल कर लें जीरोस लगा के। देन वी फाइंड द डीएफटीज ऑफ दो सिग्नल्स। उसके बाद हम उनके डीएफटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फर्स्ट वाली, कि हमने अपने सिग्नल्स की सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करने की जगह, हमने अपने सिग्नल्स की लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड करने की जगह हमने उसको कन्वर्ट किया उस फॉर्म में जहां पे हमारे पास सर्कुलर कन्वोल्यूशन लीनियर कन्वोल्यूशन के इक्वल होती है। देन हमने उसकी डीएफटीज फाइंड कर ली, डीएफटीज को मल्टीप्लाई कर दिया और इनवर्स डीएफटी फाइंड की। उससे फायदा क्या हुआ कि हमारा प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा, बिकॉज हम एफएफटी यूज कर रहे हैं, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमारे पास सिग्नल्स की लेंथ लंबी है तो जब हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस करनी पड़ती हैं। बट ये चीज़ हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बट एफएफटी इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इसीलिए उसका नाम भी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि डीएफटी कंप्यूट कर देता है बेसिकली। तो हम फॉलो क्या कर रहे हैं प्रोसेस कि what do we need to do? We need to find linear convolution of signals। हम इसको करेंगे क्या? We find the criteria जिसमें linear convolution is equals to circular convolution। ठीक है, उस क्राइटेरिया के लिए हमने क्या करना है, हमने लेंथ जो है तो वो बराबर करनी है अपनी कन्वोल्यूशन की आउटपुट की लेंथ के इक्वल। ठीक है, देन
व्हाट वी डू इज कि ये क्राइटेरिया जब हमने फुलफिल कर दिया तो हमारे पास दो सिग्नल्स आ गए x ऑफ n और h ऑफ n, हमने उनको पीरियोडिक भी कर दिया। इससे हम क्या कर देते हैं कि हम उसका DFT कंप्यूट कर लेते हैं यूजिंग एल्गोरिदम FFT which is a fast algorithm। उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x of r h of r आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे g of r लिखा हुआ है क्योंकि हमने g of n लिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका हम IDFT फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा xn कन्वॉल्व्ड सर्कुलर कन्वॉल्व्ड विद hn। और हमने शुरू में ही क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया था कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन इज इक्वल्स टू सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का वन पीरियड। तो दैट मीन्स कि इसका अगर हम एक ले लेते हैं, टाइम पीरियड ले लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, सो दिस इज, ये पूरा प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ये हम आमतौर पे थ्योरेटिकली नहीं करते। जब हमने कंप्यूटर के ऊपर अपने सिग्नल को कन्वॉल्व करना हो, या हमने कोई DSP किट्स के ऊपर करना हो, या कोई भी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, या सॉफ्टवेयर के ऊपर मैटलैब वगैरह में, तो उस केस में वी कैन फाइंड द लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग दिस होल मेथड, जो कि हमें लग ज़्यादा लंबा रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये FFT को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली दोनों सिग्नल्स का FFT लिया और उसका मतलब IFFT ले लिया, तो ये IDFT यूजिंग IFFT हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उससे हमारे पास जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ऑन सॉफ्टवेयर या स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, तो वो हमारे पास कम कंप्यूटेशन लेती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट जो हमने काम करना उसके। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो फिर हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड कर देते हैं। एंड ओके, एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन। जी बेसाद। मैम ट्यूटोरियल होना है आज? जी ट्यूटोरियल होना है, मैंने आपको कहा था अब हर क्लास के बाद हुआ करेगा। चलो सही है मैम। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो कि आप ट्यूटोरियल में चाहते हैं कि मैं डिस्कस कर लूँ, तो मुझे नेक्स्ट 30 मिनट्स में भेज दें। अदरवाइज हम जो है तो वो मैं आपको अपनी मर्जी के क्वेश्चंस करवा दूंगी। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ, तो वी आर गोइंग टू एंड द सेशन हियर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।